नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल स्टडी एरा बाय IITian में। आज हम लोग अपने लेक्चर सीरीज को आगे हम लोग बढ़ाते हुए आगे चलते हैं और जो चैप्टर 3 टीचिंग एंड लर्निंग एनवायरनमेंट में जो चैप्टर 3 हमारा चल रहा है उसका पार्ट 4 हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने ऑलरेडी आपसे बता दिया है कि मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया है, वो लक्ष्य बिहार B.Ed के नाम से। ठीक है, आप स्टडी एरा बाय IITian चैनल पे जाएंगे, देन यू विल सी देयर इज़ अ प्लेलिस्ट क्रिएटेड बाय मी और स्टडी एरा, वहाँ पे लक्ष्य बिहार B.Ed के नाम से एक प्लेलिस्ट है। उस प्लेलिस्ट में जाकर आप इस बिहार B.Ed के कोर्स को कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है ये कोर्स, और सब्सक्राइब भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और बताएं उन्हें कि क्लासेस चल रहा है, स्टडी एरा में क्लासेस हो रहा है। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। आप लोग शेयर नहीं करते हैं इस वीडियो को, सो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए। आइए हम लोग आज पढ़ते हैं अपना अगला टॉपिक, दैट इज इसमें हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं माइक्रो टीचिंग क्या होता है। व्हाट इज माइक्रो टीचिंग? देखिए, माइक्रो टीचिंग क्या है? माइक्रो टीचिंग इट इज ए टीचर ट्रेनिंग टेक्निक। टीचर ट्रेनिंग टेक्निक है। ठीक है, टीचर ट्रेनिंग टेक्निक है। ठीक है, इट इज ए टीचर ट्रेनिंग टेक्निक first discovered by DeWitt W. Allen। ठीक है, ये इन्होंने ही सबसे पहले जो माइक्रो टीचिंग का जो कॉन्सेप्ट है, ये DeWitt W. Allen ने ही इस कॉन्सेप्ट को उजागर किया था, बताया था, डिस्कवर किया था विथ हिज कॉलेज फ्रेंड्स के साथ उन्होंने डिस्कस किया था। सबसे पहले कहाँ पे किया था? इन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, वहां पे इन्होंने इस चीज को डिस्कवर किया था। और DeWitt W. Allen ने कहा था कि जो माइक्रो टीचिंग जो है वो टीचर ट्रेनिंग टेक्निक है। ठीक है, ये टीचर ट्रेनिंग टेक्निक्स है। इस टेक्निक के जरिए क्या कर सकते हैं कि हम अपने टीचिंग स्किल्स को और कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, इट इज एन एक्सीलेंट वे ऑफ डेवलपिंग स्किल्स एंड कॉन्फिडेंस। ठीक है, इस माइक्रो टीचिंग के जरिए हम लोग अपने स्किल्स को और कॉन्फिडेंस को डेवलप कर सकते हैं, बढ़ा कर सकते हैं। किसके अकॉर्डिंग? DeWitt W. Allen में। देखिए, माइक्रो टीचिंग का मतलब क्या होता है कि आपका जो क्लास होगा वो 5-6 स्टूडेंट या मे बी 2-3 स्टूडेंट का रेंज होगा, और आपका जो क्लास होगा वो बहुत स्मॉल साइज का होगा, इन द सेंस कि उसका टाइमिंग भी बहुत कम होगा। 15 मिनट्स 20 मिनट्स का क्लासेस आप लेंगे, और इसके बाद इसी क्लासेस के अकॉर्डिंग पे आप अपने फीडबैक को देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को जज करेंगे। वही माइक्रो टीचिंग है। इस माइक्रो टीचिंग, देखिए, इस माइक्रो टीचिंग को मैंने पहले ही बता दिया है कि इसे डिस्कवर्ड किया था किसने? DeWitt W. Allen ने विद अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ। और कहाँ पे किया था? तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। ये एक टीचर ट्रेनिंग टेक्निक है। देख लीजिए कि ये जो माइक्रो टीचिंग है इसको बेस्ट समझा जा सकता है एक ग्राफ के जरिए। एक ग्राफ को अगर हम देखें, अपने इस एक ग्राफ को देखें, तो सबसे पहले DeWitt ने कहा था कि सबसे पहले आप प्लान कीजिए कि आपको करना क्या है, क्या पढ़ाना है, किस तरह से पढ़ाना है। तब आप क्या कीजिए? देन यू गो एंड टीच करने के बाद जिसको पढ़ा रहे हैं उससे फीडबैक लीजिए। फीडबैक से आपको पता चलेगा कि वेयर यू आर लैकिंग, आप लैक कहाँ पे कर रहे हैं। जैसे ही फीडबैक ले लेते हैं, फिर से क्या कीजिए? फिर से रीप्लान कीजिए, और रीप्लान करने के बाद फिर से आप रीटीच कीजिए। रीटीच जैसे ही करते हैं, उसके बाद इस रीटीच के बाद फिर से रीफीडबैक लीजिए। जब रीफीडबैक ले लेते हैं तो आपका ये जो माइक्रो टीचिंग है ये होता है। यही माइक्रो टीचिंग का कॉन्सेप्ट है। आप बोल सकते हैं कि दिस इज द फर्स्ट स्टेप, देन इज द सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, फिफ्थ एंड देन सिक्स्थ।
यही प्लानिंग होनी चाहिए माइक्रो टीचिंग के लिए, क्योंकि जब आप टीचर बनते हैं उससे पहले आपको स्किल्स चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, तो वो स्किल एंड कॉन्फिडेंस आपको माइक्रो टीचिंग से ही आती है। तो माइक्रो टीचिंग एक तरह से आप बोल सकते हैं कि ये एक तरह से प्रैक्टिस है बिफोर गोइंग इनटू द टीचिंग। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि एग्जाम मोस्ट प्रोबेबली सितंबर में होने के चांसेस है। अगर सितंबर में एग्जाम नहीं होता है तो फिर एग्जाम अभी नहीं होगा, ये भी हो सकता है, कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन सितंबर में होने के चांसेस हैं। ये हमें अगस्त के लास्ट तक पता चल जाएगा। आइए हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अच्छा, इसका जो ये माइक्रो टीचिंग का जो प्रिंसिपल है उसको देख लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो टीचिंग। प्रिंसिपल ऑफ मतलब माइक्रो टीचिंग किस प्रिंसिपल पे काम करता है, इसका सिद्धांत क्या है, इसका सिद्धांत क्या है। देखिए पहला जो पॉइंट है, इट इज द रियल टेक्निक, इट इज द रियल टीचिंग है ये। ठीक है, इट emphasizes one skill at one time। ठीक है, सेकंड में क्या है कि द प्रोसेस ऑफ एक्सरसाइज कैन बी कंट्रोल्ड। ठीक है, थर्ड की ओर अगर हम चले तो हो जाएगा इट डेवलप्स द इफेक्ट ऑफ फीडबैक। ठीक है, तो देखिए ये माइक्रो टीचिंग क्या है कि ये एक रियल टीचिंग है। रियल टीचिंग मतलब आप जब टीचिंग करने जाते हैं उससे पहले आपको सीखना पड़ेगा ना, कैसे पढ़ाते हैं, फीडबैक क्या होगा, स्टूडेंट का आप में इंटरेस्ट है या नहीं है, कौन स्टूडेंट समझ रहा है कौन नहीं समझ रहा है, वो सारी चीजें हैं। तो इसलिए ये प्रिंसिपल है कि इट एम्फेसाइजेस वन स्किल एट वन टाइम। ये एक स्किल को एक ही समय में एम्फेसाइज करता है। द प्रोसेस ऑफ एक्सरसाइज कैन बी कंट्रोल्ड। इस माइक्रो टीचिंग के जरिए आप अपने एक्सरसाइज को कंट्रोल कर सकते हैं। इट डेवलप्स द इफेक्ट ऑफ फीडबैक। ये फीडबैक आपको जनरेट मतलब कैसा फीडबैक होना चाहिए नहीं होना चाहिए वो आपको माइक्रो टीचिंग से ही मिलता है। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। देखिए मुझे जल्दी से जल्दी इस चैप्टर को फिनिश करना है, क्योंकि चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो है वो है प्रिंसिपल ऑफ गुड टीचिंग। प्रिंसिपल ऑफ गुड टीचिंग। अब प्रिंसिपल ऑफ गुड टीचिंग क्या है, मतलब अच्छे पर गुड टीचिंग के जो सिद्धांत क्या क्या है वो चीजें हम लोग अभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए प्रिंसिपल ऑफ गुड टीचिंग की बात करें तो ये है इनकरेज कॉन्टैक्ट बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट के बीच में जो कांटेक्ट होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए। सेकंड में हम आ जाते हैं, यहाँ पे कह रहा है डेवलप रेसिप्रोसिटी एंड कोऑपरेशन among the students। ठीक है, तो यहां पे जो रेसिप्रोसिटी है, आई वांट टू राइट द मीनिंग ऑफ रेसिप्रोसिटी, मतलब हो जाता है आपस में या फिर बोल सकते हैं आदान प्रदान करना। ठीक है ना। और कॉपरेशन का मतलब क्या होता है, साथ मिलकर काम करना। देखिए एक स्टूडेंट किसी ने कमेंट किया था, मुझे मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है प्रीति कुमारी करके है, कोई किसी ने कमेंट किया था कि सर आप जो इंग्लिश मीनिंग बताते हैं उसका मीनिंग भी हिंदी मीनिंग भी बताते चलिए। तो बहुत अच्छा लगा था, उसने बहुत अच्छी बात कही थी, उसने अच्छी बात कही थी। हाँ ठीक है, जानना चाहिए। खैर, तो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है इनकरेज एक्टिव लर्निंग
फोर्थ में पॉइंट है हमारा गिव प्रॉम्प्ट फीडबैक। प्रॉम्प्ट फीडबैक, गिव प्रॉम्प्ट फीडबैक। यहां पे प्रॉम्प्ट का मतलब क्या हो जाता है? जल्दी, शीघ्र, जो बोलते हैं शीघ्र, जल्दी जिसको बोलते हैं, तुरंत फीडबैक देना। इन सभी को वन बाय वन मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। फिफ्थ में हम बात करें तो फिफ्थ हो जाएगा इम्फेसाइज, इम्फेसाइज टाइम ऑन टास्क, इम्फेसाइज टाइम ऑन टास्क। नेक्स्ट में क्या हो जाता है? अच्छा, इम्फेसाइज का यहां मीनिंग क्या हो जाएगा? महत्व देना, महत्व देना, महत्व देना। नेक्स्ट 6 नंबर जो पॉइंट है वो है कम्युनिकेट विथ, 6 नंबर है कम्युनिकेट, कम्युनिकेट विथ हाई एक्सपेक्टेशन, हाई एक्सपेक्टेशन, ठीक है, हाई एक्सपेक्टेशन। और 7th में जो पॉइंट है, 7th में जो पॉइंट है वो है रेस्पेक्ट डाइवर्स, डाइवर्स टैलेंट, डाइवर्स टैलेंट एंड वेज ऑफ लर्निंग, वेज ऑफ लर्निंग, ठीक है। ये 2 पॉइंट को मैं ऊपर फिर से लिख दूंगा, इसमें भी आपको देखने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो पहले डिस्कस कर लेते हैं इन सभी चीजों को क्या है। तो देखिए, इनकरेज कॉन्टैक्ट बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। आप समझिए, इस टॉपिक को समझिए कि प्रिंसिपल ऑफ क्या बोल रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ गुड टीचिंग, गुड टीचिंग के प्रिंसिपल क्या क्या, सिद्धांत क्या क्या होना चाहिए, कैसे कोई आदमी, कोई टीचर एक अच्छा टीचिंग कर सकता है। तो उसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स है, उस प्रिंसिपल्स को हमें फॉलो करना चाहिए और हमें ध्यान में रखना चाहिए। इनकरेज कॉन्टैक्ट बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, स्टूडेंट और टीचर के बीच में कॉन्टैक्ट जितना अच्छा होगा, इनकरेज मतलब क्या? बढ़ावा देना, इनकरेज करना, ठीक है। कॉन्टैक्ट जितना अच्छा टीचर और स्टूडेंट के बीच में कॉन्टैक्ट होगा, उतना ही स्टूडेंट का जो है डेवलपमेंट होगा, स्टूडेंट सीख पाएंगे और टीचर का जो टीचिंग है वो सक्सेस हो पाएगा, ठीक है। तो इनकरेज कॉन्टैक्ट बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, ये हमेशा याद रखना चाहिए कि इससे स्टूडेंट की जो मेंटालिटी है वो डेवलप करती है। कभी कभी आप देखेंगे कि स्टूडेंट जो है स्कूल नहीं जाना चाहता है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि टीचर का स्टूडेंट के साथ जो कॉन्टैक्ट है वो अच्छा न होने के कारण स्टूडेंट जो है स्कूल जाना पसंद नहीं करते हैं। अगर स्टूडेंट और टीचर का कॉन्टैक्ट अच्छा होगा तो स्टूडेंट आगे बढ़ पाएंगे, जो कि आप देखिए इन सभी से मिलता जुलता रिलेशन होगा। क्या होगा? डेवलप हो पाएगा रेसिप्रोसिटी एंड कोऑपरेशन अमंग द स्टूडेंट। सेकेंड पॉइंट में मैंने क्या लिखा है कि टीचर, ये टीचर की जिम्मेवारी है कि जो स्टूडेंट का जो आदान प्रदान करने का तरीका है, सीखने का जो तरीका है, एक साथ मिलकर वो स्टूडेंट के अंदर डेवलप होना चाहिए। कहने का मतलब 2 पॉइंट है यहाँ पे, एक तो रेसिप्रोसिटी है और दूसरा कोऑपरेशन है। स्टूडेंट के अंदर जो है एक साथ मिलकर काम करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, मीन्स टीम वर्क वो कर सके, एक टीम में रहकर वो काम कर सके। दूसरा आदान प्रदान, मतलब कि एक दूसरे के साथ डिस्कस कर सके, वो अपने नॉलेज को उसके साथ शेयर कर सके और दूसरे अपने नॉलेज को किसी और के साथ शेयर कर सके। तो ये चीज डेवलप करवाने की भी जिम्मेवारी एक गुड टीचिंग की है। ये प्रिंसिपल है। एक टीचिंग का जो गुड टीचिंग कब होगा? जब आप किसी स्टूडेंट के अंदर रेसिप्रोसिटी और कोऑपरेशन दोनों को डेवलप कर पाते हैं, तो एक टीचर के लिए ही ये गुड टीचिंग होगा। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है? इनकरेज एक्टिव लर्निंग। एक्टिव मतलब क्या होता है? एक्टिव मतलब हो जाता है सक्रिय। सक्रिय मतलब एक्टिव, बोलता नहीं कि पहले से आपको एक्टिव रहना है, तो उसी तरह स्टूडेंट को किसी भी चीज के लिए एक कदम आगे रहना है, एक्टिव लर्नर बनना है। अगर कोई चीज सीखना है, क्लास में आज चैप्टर 1 पढ़ाई हो रहा है, तो स्टूडेंट के माइंड को ऐसे डेवलप कर देना है कि वो पहले से ही एटलीस्ट चैप्टर 1 जो है उसके चीजों को ग्रैस्प करके तब क्लास में जाए। तो ये चीजें कौन करेगा? तो दिस ऑल थिंग विल बी डन बाय द टीचर एंड गुड टीचिंग, दैट इज द गुड टीचिंग, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ गुड टीचिंग, ठीक है। थर्ड पॉइंट में क्या है? फोर्थ पॉइंट में क्या है? गिव प्रॉम्प्ट फीडबैक। प्रॉम्प्ट मतलब शीघ्र होता है। टीचर को जो है, एक टीचर जो है जब क्लास में होता है तो स्टूडेंट के साथ उसका इंटरेक्शन होता है। उस केस में क्या ध्यान रखना है कि जब भी टीचर अगर स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करता है तो स्टूडेंट के बिहेवियर, स्टूडेंट के
परफॉर्मेंस, स्टूडेंट के जो भी क्लास से रिलेटेड चीजें हैं, स्टूडेंट को हमेशा फीडबैक देना चाहिए, ठीक है ना, फीडबैक देना चाहिए, तुरंत फीडबैक देना चाहिए कि स्टूडेंट का जो परफॉर्मेंस है वो कैसा है, ताकि स्टूडेंट जो है डेवलप कर सकेंगे। नेक्स्ट में देख लीजिए, एम्फेसाइजेस टाइम ऑन टास्क। अब क्या है कि टाइम को, कोई भी काम करने के लिए स्टूडेंट को समय देना चाहिए, ठीक है, उनको बताना चाहिए, उनको टाइम के लिए देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको सीखने में टाइम लग जाता है, कुछ स्टूडेंट है जिनको सीखने में कम टाइम लगता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें ध्यान देना चाहिए। तीसरा है कम्युनिकेट विथ हाई एक्सपेक्टेशन। छठा पॉइंट को मैं ऊपर लिख देता हूं, 6 और 7 पॉइंट को मैं ऊपर लिख देता हूं, मे बी दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है। तो 6 पॉइंट क्या है, छठा पॉइंट क्या है कि कम्युनिकेट विथ हाई एक्सपेक्टेशन। हाई एक्सपेक्टेशन, देखिए हाई एक्सपेक्टेशन इसमें क्या है, और 7वां पॉइंट, ठीक है 7वां पॉइंट हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। छठा पॉइंट है हाई एक्सपेक्टेशन, ठीक है। देखिए इसमें क्या है कि एक्सपेक्टिंग स्टूडेंट्स टू परफॉर्म वेल, एक्सपेक्टिंग स्टूडेंट्स टू परफॉर्म वेल becomes a self fulfilling। देखिए इसमें क्या याद रखना है, आप इतना ही समझ लीजिए, इसमें बस यही याद रखना है कि किसी स्टूडेंट से आप कोई हाई एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो आपको उसके अकॉर्डिंग उसको नॉलेज को डेवलप करना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा, ठीक है। 7th एंड लास्ट पॉइंट क्या था, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रेस्पेक्ट डाइवर्स टैलेंट एंड वेज ऑफ लर्निंग। इसमें क्या है, देखिए इसमें क्या है कि स्टूडेंट के पास जो होता है, रेस्पेक्ट डाइवर्स टैलेंट एंड वेज ऑफ लर्निंग, स्टूडेंट के पास जो होता है डिफरेंट टाइप्स का लर्निंग कैपेबिलिटीज होता है, कैपेसिटी होता है, तो हमें हमेशा स्टूडेंट के टैलेंट को रेस्पेक्ट करना चाहिए, सो दैट कि अगर वो कुछ भी डेवलप करना चाहे, रिसर्च करना चाहे, काम करना चाहे तो वो कर सके, और उनका जो तरीका है लर्न करने का उसे भी रेस्पेक्ट करना चाहिए। ये भी एक गुड टीचर की निशानी है, गुड टीचिंग की निशानी है, ठीक है। आइए हम लोग अपने और स्टूडेंट को, इसी में एक पॉइंट ये भी नोट कर सकते हैं कि स्टूडेंट को अपने अपॉर्चुनिटी को डेवलप करने के, टैलेंट को शो करने का भी मौका देना चाहिए, किसको, एक टीचर को, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, वो है हमारा इफेक्टिव टीचिंग। इफेक्टिव टीचिंग क्या है उसको देख लेते हैं। इफेक्टिव टीचिंग, देखिए इफेक्टिव टीचिंग क्या है इसको समझ लीजिए। इफेक्टिव टीचिंग में क्या है कि जब भी कोई भी टीचर कभी भी कोई टॉपिक या कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने के लिए जब वो क्लास में जाते हैं, कोई भी टॉपिक वो स्टार्ट करने के लिए जब क्लास में जाते हैं, तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, टीचिंग स्टार्ट करने से पहले टीचर की ये दायित्व है, टीचर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्लास के एनवायरनमेंट को इस तरह से बनाए कि स्टूडेंट उस एनवायरनमेंट को एज ए स्टडी एक्सेप्ट कर सके, ठीक है ना। तो टीचर को एक क्या बनाना पड़ेगा, टीचर को क्या बनाना चाहिए, टीचर को एक परफेक्ट इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए, एक परफेक्ट इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए, इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए, ठीक है। कब, टीचिंग स्टार्ट करने से पहले, कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। क्योंकि एक ही क्लास में डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट होते हैं, तो सभी स्टूडेंट को एक साथ लेकर चलना है। आप टॉपिक ध्यान दीजिए, दिस इज इफेक्टिव टीचिंग। हमें क्या करना है कि हमारा टीचिंग इफेक्टिव हो सके। ऐसा नहीं है कि घुसे क्लास में गए और पढ़ाना शुरू, कोई समझे या नहीं समझे, हमारा क्लास काम है 1 घंटे तक क्लास लेना और उसके बाद निकल जाना, नहीं, वैसा नहीं होना चाहिए। आप जो आपका क्लासरूम है उसके इन्वायरमेंट को कुछ इस तरह से बनाइए कि स्टूडेंट उसमें ढल सके, उसको
उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट आ सके। और उसके बाद आप क्लास को लीजिए, और ये भी ध्यान रखिए कि उस क्लास में डिफरेंट स्टूडेंट है, तो उन सभी की जो कैपेसिटी है लर्निंग की वो अलग अलग है। तो उन सभी को ध्यान में रखकर आपको एक जैसा प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। दैट इज नथिंग बट ए क्या, इफेक्टिव टीचिंग। और इफेक्टिव टीचिंग का कुछ कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग देख लेते हैं। यहां पे देख लीजिए, फॉर इफेक्टिव टीचिंग, देखिए इसका इंट्रोडक्शन जो मैंने दिया है वो आपको याद रखना पड़ेगा, वो अच्छी चीज है। फॉर इफेक्टिव टीचिंग वी नीड टू यूज 6 ES एंड 1 S कॉन्सेप्ट। अब ये क्या है इसको देख लीजिए, ये है क्या, ये क्या है उसको देख लेते हैं। 6 ES क्या है और 1 S ये क्या कॉन्सेप्ट है ये देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए ये एक कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है इसको देख लेते हैं। तो एक है एक्सप्लोर पहले लिख लेते हैं, सॉरी उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। इंगेज है, फर्स्ट है इंगेज, सॉरी दूसरा है इंगेज। इस इंगेज में हम लोग क्या करते हैं, इस इंगेज में हम लोग क्या करते हैं, ठीक है। मैं पहले लिख देता हूं तब हम लोगों को समझने में आसानी हो जाएगी। फोर्थ पॉइंट में हमारा क्या रहेगा, फोर्थ पॉइंट में हमारा रहेगा एलाबोरेट, और फिफ्थ पॉइंट में रहेगा इवेल्युएट रहेगा, और 6 में क्या रहेगा, 6 में रहेगा एक्सटेंड रहेगा, और व्हाट विल बी इन 7th, तो 7th में रहेगा हमारा स्टैंडर्ड रहेगा, ठीक है। अब देख लीजिए यहां पे कि यहां पे मैंने क्या लिखा है, 6 ES लिखा है। यहां पे देख लीजिए ये जो 1 से लेकर 6 तक है ये सभी E से स्टार्ट होता है, और जो लास्ट वन है वो S से स्टार्ट होता है। दिस इज द 6 E एंड 1 S कॉन्सेप्ट मैंने यहां पे लिखा है। फर्स्ट है इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एलाबोरेट, इवेल्युएट, एक्सटेंड एंड देन स्टैंडर्ड। तो ये 6 जो है 6 ES हैं। अगर आप इसको ध्यान दें तो ये 6 जो हैं ये 6 ES है और सिर्फ एक ये S है, ठीक है। यही चीज को मैंने यहां पर लिखा है कि अगर इफेक्टिव टीचिंग चाहिए, अगर इफेक्टिव टीचिंग करना है, then you have to use the concept 6E and 1S in your class with the student। अपने स्टूडेंट के साथ इस कॉन्सेप्ट को आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए इसको 1 by 1 थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, और अब मैं डिस्कस कर रहा हूं तो आप अपने आप को एज ए स्टूडेंट समझिए कि आपने क्लास 6 में, 7th में किस तरह से, या 10th में, 11th में कैसे किया था, उसको यहां पे उस चीज को यहां से कोरिलेट करने की कोशिश कीजिए, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। देखिए यहां पे क्या है, इंगेज में क्या करना पड़ता है, इंगेज में क्यूरियोसिटी, इसे मैं मिटा देता हूं सो दैट आई कैन गेट सम स्पेस, ठीक है। इसमें क्या है, इंगेज में किसी भी चीज को स्टार्ट करने से पहले टीचर की ये दायित्व है कि स्टूडेंट के क्यूरियोसिटी को बढ़ाइए, उसकी जिज्ञासा को बढ़ाइए। क्यूरियोसिटी मतलब क्या, जिज्ञासा। तो उसकी क्यूरियोसिटी को बढ़ाइए, उसके जिज्ञासा को बढ़ाइए, और उसको एक काम में लगा दीजिए। उसको चैप्टर के बारे में, जो चैप्टर स्टार्टिंग हो रहा है, स्टार्ट जो हो रहा है, उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ नॉलेज दे दीजिए, ताकि उसको इंटरेस्ट आ जाए उस चीज पर, और वो क्या करे, वो नेक्स्ट जाए किसके ऊपर, एक्सप्लोर की ओर जाए। एक्सप्लोर मतलब छानबीन करना या फिर ढूंढना। जैसे ही आप उसको इंगेज कर देंगे, क्यूरियोसिटी कर देंगे, कुछ काम में लगा देंगे, उसे मोटिवेट कर देंगे, स्टूडेंट को मोटिवेट कर देंगे, स्टूडेंट को जैसे ही मोटिवेट कर देंगे, देन वो क्या करेगा, वो एक्सप्लोर करेगा, वो छानबीन करना शुरू करेगा, वो खोजना शुरू करेगा, फ्रेंड से पूछेगा, पेरेंट्स से पूछेगा, इंटरनेट का हेल्प लेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसकी क्यूरियोसिटी को बढ़ा दिया है, उसकी जिज्ञासा को बढ़ा दिया है। दैट्स व्हाई ही स्टार्टेड टू डू डूइंग एक्सप्लोर काइंड ऑफ ए थिंग, मतलब वो ढूंढना शुरू कर दिया, उसने रिसर्च करना शुरू कर दिया है उस टॉपिक पे, क्योंकि आपने उसे मोटिवेट कर दिया है। ये नेक्स्ट स्टेप हुआ, दिस इज द नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है, एक्सप्लेन है। एक्सप्लेन मतलब क्या होता है, समझाना।
अब जैसे ही उसने एक्सप्लोर किया, वो आपके पास लेकर आया, आपने उस चीज को उसे समझाया, आपने उस चीज को उसको समझाया, बताया कि जो रिसर्च तुमने किया है वो कितना सही है, कितना गलत है, या सही है, गलत है, यहाँ पे मिस्टेक्स है, यहाँ पे मिस्टेक्स नहीं है, तुमने अच्छा काम किया है, ये सारी चीजें आप उसे बताते हैं और थोड़ा एक्सप्लेनेशन करते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है एलोबरेट। एलोबरेट में क्या होता है, विस्तृत जानकारी देना। आप उसको विस्तृत जानकारी देते हैं, उसे बताते हैं। ठीक है, आप अब एलोबरेट में आप उसको विस्तृत जानकारी देते हैं, और इस एलोबरेट में क्या होता है, स्टूडेंट वांट्स टू work directly on the assignment। अब इस केस में क्या होगा कि आपने एक्सप्लेन करने के बाद एलोबरेट किया, तो जैसे ही आपने एक्सप्लेन किया कि तुमने कितना सही किया है, कितना गलत किया है, उसके अकॉर्डिंग अब स्टूडेंट विस्तृत रूप से उस चीज को समझेंगे, मतलब एलोबरेट करेंगे उस चीज को, और डायरेक्टली अब क्या काम करेंगे कि उस असाइनमेंट पर डायरेक्टली काम करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने उसे एक्सप्लेन कर दिया है कि कहां तुम गलत थे, कहां सही थे, किस पोर्शन में तुमने गलती की, कहां पे तुम्हें सही करना चाहिए था। अब वो खुद से काम करना शुरू कर देगा, वो अपना और भी दिमाग लगाएगा और भी उस पर रिसर्च करेगा। ठीक है, एलोबरेट करने के बाद इवैल्यूएट में क्या होगा, मूल्यांकन करना। अब जब उसने एलोबरेट कर लिया है, उसने क्या किया है, एलोबरेट कर लिया है और उसने रिसर्च कर लिया है, तब आप उस पर मूल्यांकन करेंगे। मीन्स फीडबैक टाइप का समझ लीजिए कि फीडबैक देंगे, मूल्यांकन करेंगे कि हाँ ये काम कितना सही हुआ है, कितना नहीं हुआ है। ठीक है, और इसको उसके बाद जब मूल्यांकन कर लेते हैं, तब आप उसको विस्तार रूप से बताएंगे, विस्तार रूप से उसे समझाएंगे, पूरी डिटेल फ्रॉम स्टार्टिंग टू लास्ट, बिगिनिंग टू एंड तक उसे समझाएंगे, बताएंगे। मतलब यहां से स्टार्ट करेंगे, जो एक्सप्लेन किया था आपने, जो उसने काम किया था, फिर आपने एक्सप्लेन किया था, फिर उसने असाइनमेंट पे काम किया, और तब आप उसको विस्तार रूप से बताएंगे और तब स्टैंडर्ड की ओर आएंगे। तो इसमें क्या होता है, मापदंड या मानक, एक स्टैंडर्ड होगा। ठीक है, एक स्टैंडर्ड होगा, इस स्टैंडर्ड में क्या होगा, अब स्टूडेंट जो है एक कॉम्पिटिटिव की तरह प्रिपेयर हो जाएगा। मतलब किस तरह से कोई स्टूडेंट कंपटीशन के लिए प्रिपेयर हो जाता है, उसी तरह वो स्टूडेंट एक स्टैंडर्ड तरीके से कॉम्पिटिटिव के लिए प्रिपेयर हो जाएगा। मतलब उस सब्जेक्ट में, उस टॉपिक पे उसका कमांड हो जाएगा और उसका प्रिपरेशन पूरा हो जाएगा। तो ये एक इफेक्टिव टीचिंग है, ये एक इफेक्टिव टीचिंग का तरीका है, यही एक इफेक्टिव टीचिंग का प्रोसेस है। आपको हमेशा एक टीचर को हमेशा इसी रूल को फॉलो करना चाहिए कि कैसे पढ़ाना है, तभी वो टीचिंग क्या हो पाता है, वो टीचिंग इफेक्टिव टीचिंग हो पाता है। ठीक है, तो आज हम अपने क्लास को यहीं पे रोकते हैं, और आगे फिर इससे आगे जो टॉपिक है, आई थिंक कि ये चैप्टर 3 जो है आपका 2 और लेक्चर में फिनिश हो जाएगा, एंड वी विल कंप्लीट इट एज सुन एज पॉसिबल। लेकिन अगर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी वीडियो बना पाऊंगा, क्योंकि आपका एग्जाम नज़दीक है। ठीक है, सो फॉर टुडे थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।